क्लास 11 चैप्टर 11 आधुनिकीकरण के रास्ते। पिछले अध्याय में हम लोगों ने यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने जापान के बारे में कुछ पढ़ा। आज हम लोग जापान के अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। मेजी सुधारों का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा जापान की अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण था और इसके लिए कृषि पर कर लगाकर इन्होंने धन इकट्ठा किया। जापान की पहली रेल लाइन 1870 से 1872 ईस्वी में टोक्यो और योकोहामा बंदरगाह के बीच बिछाई गई। वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें यूरोप से मंगाया गया। मजदूरों को प्रशिक्षण देने के लिए विदेशी कारीगरों को बुलाया गया। साथ ही उन्हें जापानी विश्वविद्यालयों और स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजा गया। आप ये चीज जो देख रहे हैं, जापान किस तरह से अपने मजदूरों का प्रशिक्षण दे रहा है और किस तरह से ये शिक्षा दे रहा है, दरअसल यही कमी भारत में रही है शुरू से, और जिसका नतीजा ये हुआ है कि भारत विकास के रास्ते पर नहीं चल पाया है। आप जो कुछ भी अभी विकास देख रहे हैं वह बिल्कुल ही विदेशों से लिया गया विकास है। हमें अपने आंतरिक संसाधनों के बल पर, अपने आंतरिक तकनीकी क्षमता के बल पर, आंतरिक योग्यता को तरजीह देकर, उसके प्रयोगशाला स्थापित करके सर्वांगीण क्षेत्र में विकास करने की नीति को अपनाने में हम असफल रहे हैं। आज भी हमारी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी विदेशी टेक्नोलॉजी पर गुलाम हो जाता है। खैर, जापान ने यही चीज को नहीं अपनाया। 1872 में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ हुआ। मित्सुबिशी और सुमितोमो जैसी कंपनियों को सब्सिडी और करों में फायदे के जरिए प्रमुख जहाज निर्माता बनाने में मदद मिली और इससे जापानी व्यापार जापानी जहाज़ों से होने लगा। जापान का मोस्टली जो रास्ता था वह वाटर रूट था, सी रूट, महासागरीय रास्ते थे। जायबात्सु बड़ी व्यापारिक संस्थाएं थी जिन पर विशिष्ट परिवारों का नियंत्रण था और उसका प्रभाव दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक बिल्कुल अर्थव्यवस्था पर बना रहा। 1872 ईस्वी में जनसंख्या 3.5 करोड़ थी, जो 1920 ईस्वी में 5.5 करोड़ जापान की जनसंख्या हो गई। और जनसंख्या के दबाव को जापान सरकार कम करने के लिए प्रवास को बिल्कुल सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया कि जितना हो सके तुम बाहर जाके काम करो। पहले उत्तरी टापू जो है होकाइदो की ओर ध्यान दिया, जो काफ़ी हद तक एक स्वतंत्र इलाका था और जहां आइनू कहे जाने वाले देसी लोग रहते थे। फिर उन्होंने हवाई और ब्राज़ील और जापान के बढ़ते हुए औपनिवेशिक साम्राज्य की तरफ उन्होंने मोड़ दिया। तो उद्योग के विकास के साथ लोग शहरों में आए और 1925 ईस्वी तक 21% जनता शहरों में रहती थी और 1935 तक यह बढ़कर 32% हो गई। औद्योगिक मजदूर जरा देख लीजिए कैसे काम करते थे। जापान में औद्योगिक मजदूरों की संख्या 1870 ईस्वी में 7 लाख से बढ़कर 1913 ईस्वी में 40 लाख तक पहुंच गई। कितने धड़ल्ले से काम वहां बढ़ रहे होंगे, समझ सकते हैं। और जितनी सारी कामें वहां हो रही है उद्योग से संबंधित, वो सारा का सारा काम मशीन कर रहा है और मशीन को चलाने वाला मजदूर है, कारीगर है, जिनमें से कम 5 लोग रहते थे और मशीनों और विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता था। आश्चर्य की बात है, इन आधुनिक कारखानों में काम करने वालों में आधे से ज्यादा महिलाएं थी। 1886 में पहली आधुनिक हड़ताल का आयोजन भी जो महिलाओं ने ही किया और 1900 ईस्वी के बाद कारखानों में पुरुषों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन 1930 के दशक में आकर ही पुरुषों की संख्या महिलाओं से फिर अधिक हो गई। कपड़ों के कारखाने में श्रमिक देखिए, कारखानों में मजदूरों की संख्या भी बढ़ने लगी। 100 से ज्यादा मजदूर रखने वाले कारखानों की संख्या 1909 में 1000 थी और 1920 ईस्वी तक आते आते इनकी संख्या 2000 से ज्यादा हो गई। 1930 ईस्वी के दशक में यह 4000 पहुंच गई और इसके बावजूद 1940 ईस्वी में
5,50,000 कारखानों में 5 से कम मजदूर काम करते थे। इससे परिवार केंद्रित विचारधारा बनी रही। और उसी तरह जिस तरह राष्ट्रवाद को मजबूत पैतृक व्यवस्था का सहारा था, जहां सम्राट परिवार का कुलपति माना जाता था, तो उद्योग के विकास और अनियंत्रित विकास और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग से पर्यावरण का बहुत बड़े पैमाने पर विनाश होने लगा। संसद के पहले और निम्न सदन के सदस्य तनाको सोजो, उसने 1897 ईस्वी में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन छेड़ा, जब 800 गांववासी जन विरोध में इकट्ठा हुए और उन्होंने सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। एक किसान के बेटे तनाका सोजो ने अपनी पढ़ाई खुद की और एक मुख्य राजनीतिक हस्ती के रूप में उभर भी गया। 1880 ईस्वी के दशक में उन्होंने जनवादी हकों के आंदोलन में हिस्सा लिया और इस आंदोलन ने संवैधानिक सरकार की मांग की। मतलब वह पहली संसद डायट में सदस्य चुने गए। उनका मानना था कि औद्योगिक प्रगति के लिए आम लोगों की बलि नहीं दी जानी चाहिए। ओसियो खान से बातारासे नदी में प्रदूषण फैल रहा था। मतलब ओसियो खान था, वहां से बातारासे एक नदी था, उसमें लगातार उस औद्योगिक कचरा उस नदी में जा रहा था, जिसके कारण 100 वर्ग मील की जो कृषि क्षेत्र भूमि था वह बर्बाद हो गया और 1000 परिवार प्रभावित हो रहे थे। आंदोलन के चलते कंपनी को प्रदूषण नियंत्रण के तरीके अपनाने पड़े और जिससे 1904 ईस्वी तक फसल सामान्य हो गई, फिर से फसल होने लगी। आक्रामक राष्ट्रवाद। मेजी संविधान सीमित मताधिकार पर आधारित था और उसने डाइट बनाई। डाइट मतलब संसद, जिनके अधिकार भी सीमित थे। जापानियों ने संसद के लिए इस जर्मन शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि उनकी कानूनी सोच जर्मनी की सोच से प्रभावित था। शाही पुनः स्थापना करने वाले नेता सत्ता में बने रहे, ठीक है, और उन्होंने राजनीतिक पार्टियों का गठन किया। 1918 और 1931 ईस्वी के दरमियान जनमत से चुने गए प्रधानमंत्रियों ने मंत्रिपरिषद बनाए। इसके बाद उन्होंने पार्टियों को भेद भुलाकर बनाई गई। राष्ट्रीय एकता मंत्रिपरिषदों के हाथों में अपनी सत्ता को खो दिया। सम्राट सैन्य बल का कमांडर था और 1890 ईस्वी में यह माना जाने लगा कि थल सेना और नौसेना का नियंत्रण जो है स्वतंत्र है। तो 1899 ईस्वी में प्राइम मिनिस्टर ने आदेश दिए कि केवल सेवारत जनरल और एडमिरल ही मंत्री बन सकते हैं। सेना को मजबूत बनाने की मुहिम और जापान के उपनिवेश देशों की वृद्धि इस डर से जुड़े हुए थे कि जापान पश्चिमी शक्तियों की दया पर निर्भर है। इस डर को सैन्य विस्तार के खिलाफ और सैन्य बलों को अधिक धन देने के लिए वसूले जाने वाले जो उच्चतम करों के खिलाफ आवाज उठने लगा। पश्चिमीकरण और परंपरा। तो जापान के अन्य देशों के साथ संबंधों पर जापान के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उन्होंने एक पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग विचार को अपनाया। कुछ के लिए अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश सभ्यता की ऊंचाई पर थे, जहां जापान पहुंचने की आकांक्षा रखता था। फुकुजावा युकिची मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से एक था और उनका कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, यानी जापान को अपने एशियाई लक्षण छोड़ देने चाहिए और पश्चिम का हिस्सा बन जाना चाहिए। देखिए फुकुजावा युकिची का परिचय। इसका जन्म एक गरीब सामुराई परिवार में हुआ। इनकी शिक्षा नागासाकी और ओसाका में हुई। इन्होंने डच और पश्चिमी विज्ञान पढ़ा और बाद में अंग्रेजी भी। 1860 ईस्वी में वे अमेरिका में पहले जापानी दूतावास में एक अनुवादक के रूप में गए। इससे इन्हें पश्चिम पर किताब लिखने के लिए बहुत कुछ मिला। उन्होंने अपने विचार क्लासिकी नहीं बल्कि बोलने चालने के अंदाज में लिखे। यह किताब बहुत ही लोकप्रिय हुई। इन्होंने एक शिक्षा संस्थान की स्थापना किया जो आज केयो विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। वे मेरुकुसा संस्था के मुख्य सदस्यों में से थे। यह संस्था पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करती थी। अपनी एक किताब ज्ञान के लिए प्रोत्साहन में उन्होंने अब जापानी ज्ञान की कड़ी आलोचना की। जापान के पास प्राकृतिक दृश्यों के अलावा गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है।
उन्होंने आधुनिक कारखानों और संस्थाओं के अलावा पश्चिम के सांस्कृतिक सारतत्व को भी बढ़ावा दिया, जो कि उनके मुताबिक सभ्यता की आत्मा है। उसके जरिए एक आत्मा नागरिक बनाया जा सकेगा। और इनका सिद्धांत था, स्वर्ग ने इंसान को इंसान के ऊपर नहीं बनाया, ना ही इंसान को इंसान के नीचे बनाया। बड़ा बढ़िया सिद्धांत था इनका कि स्वर्ग ने इंसान को इंसान के ऊपर नहीं बनाया, न ही इंसान को इंसान के नीचे बनाया। अगली पीढ़ी ने पश्चिमी विचारों को पूरी तरह से स्वीकार करने पर सवाल उठाए और कहा कि राष्ट्रीय गर्व देसी मूल्यों पर निर्मित होना चाहिए। इसमें से एक प्रमुख दर्शन शास्त्री मियाके सेत्सुरे ने एक तर्क पेश किया कि विश्व सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को अपने खास हुनर का विकास करना चाहिए और अपने को देश के लिए समर्पित करना चाहिए, विश्व के लिए समर्पित करना चाहिए। इसकी तुलना में बहुत से बुद्धिजीवी पश्चिमी उदारवाद की तरफ आकर्षित हो चले थे। यहाँ तक कि जापान अपना आधार सेना के बजाय लोकतंत्र पर बनाया। संवैधानिक सरकार की मांग करने वाले जनवादी अधिकारों के आंदोलन के नेता उएकी एमोरी फ्रांसीसी क्रांति में मानवों के प्राकृतिक अधिकार और जन प्रभुसत्ता के सिद्धांतों के प्रशंसक थे। वे उदारवादी शिक्षा के पक्ष में थे जो प्रत्येक व्यक्ति को विकसित कर सके। व्यवस्था से ज्यादा कीमती चीज है आजादी। फिर से ध्यान दीजिए कि व्यवस्था से ज्यादा कीमती चीज है आजादी। कुछ दूसरे लोगों ने तो महिलाओं के मत देने के अधिकार को भी सिफारिश किया और सरकार ने इस दबाव को संविधान की घोषणा करने पर बाध्य कर दिया। रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी? जापान एक आधुनिक समाज में बदलना चाहता था और बदलाव लाया। पैतृक परिवार की व्यवस्था कई पीढ़ियां परिवारों के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी, लेकिन जैसे जैसे लोग अमीर हुए, समृद्ध हुए, धन संपन्न हुए, ठीक है, तो परिवार के बारे में एक नया विचार फैलने लगे। नया घर, जिसे होमो कहते हैं जापानी अंग्रेजी में, का संबंध मूल परिवार से था, जहां पति पत्नी साथ रहकर कमाते और घर बसाते थे। पारिवारिक जीवन की इस नई समझ से नए तरह के घरेलू उत्पाद और नए किस्म के पारिवारिक मनोरंजन और इस तरह की डिमांड बढ़ने लगी। 1920 ईस्वी के दशक में निर्माण कंपनियों ने शुरू में 200 येन देने के बाद लगातार 10 साल के लिए 12 येन माहवार की किस्तों पर लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराए जाने लगे और बैंक से इन कर्मचारियों का तनख्वाह लगभग 40 येन प्रति माह थी। बिजली से चलने वाली नवीन घरेलू वस्तुएं, चावल पकाने वाला कुकर ऊपर में था, अमेरिकी भुनक, मांस व मछली भुनने वाला और ब्रेड सेकने वाला टोस्टर। ये देखो ब्रेड सेकने वाला टोस्टर है, ये मछली भुनने वाला है जो लाइन से ही चलता है, ठीक है। कार क्लब, मोगा एक आधुनिक लकड़ी के लिए संक्षिप्त शब्द है। 20वीं शताब्दी में लिंग बराबरी और विश्वजनीन संस्कृति और विकसित अर्थव्यवस्था के विचारों के एक साथ आने का सूचक है। मतलब लोग साथ साथ रहे, अपना काम करे, ठीक है। आधुनिकता पर विजय। सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद को 1930 और 40 के दौरान बढ़ावा मिला, जब जापान ने चीन और एशिया में अपने उपनिवेश बढ़ाने के लिए लड़ाइयाँ छेड़ दी और ये लड़ाइयाँ अंततः विश्व युद्ध में जाकर मिल गई, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। इस दौर में सामाजिक नियंत्रण में बहुत सारा वृद्धि हुआ और यह सहमति प्रकट करने वालों पर भी जुल्म ढाए गए, उन्हें जेल में भेजा गया। देशभक्तों की ऐसी संस्थाएं बनी जो युद्ध का समर्थन करती थी। इनमें महिलाओं के कई संगठन थे। 1943 ईस्वी में एक संगोष्ठी हुई जिसमें हुआ आधुनिकता पर विजय और इस टॉपिक पर चर्चा हुआ। संगीतकार मोरोई साबुरो ने सवाल उठाया कि संगीत को एक केंद्रित उद्दीपन की कला से वापस लाकर आत्मा की कला के रूप में इसे फिर से समाहित किया जाए। वे पश्चिमी संगीत को नकार नहीं रहे थे, बल्कि वे एक ऐसी राह खोज रहे थे जहां जापानी संगीत को पश्चिमी वाद्यों पर बजाया जाए और दोहराए जाने से आगे ले जा सके। मतलब एक नया सम्मिश्रण चाहता था। बहुत बढ़िया बात था कि जापान एक नए नैतिक ऊर्जा को अपना रहा था, ठीक है। हार के बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वापसी।
जापान की औपनिवेशिक साम्राज्य की कोशिशें संयुक्त बलों के हाथों में हारकर खत्म हो गई। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के साथ जो है जापान के ऊपर एटम बम गिराने के साथ समाप्त हो गया। ठीक है, लेकिन अन्य लोगों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर जो विध्वंस हुआ, जो तांडव हुआ, वह पूरी तरह से अनावश्यक था और इसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। परिणाम यह हुआ कि 1945 और 47 के दौरान जापान को बिल्कुल ही विसैन्यीकरण कर दिया गया। मतलब जापान अब सेना नहीं रख सकता था और नहीं रखा, और इसके सारे सुरक्षा की जिम्मेवारी अमेरिका ने खुद लिया। और यहाँ पर एक नया संविधान बनाया गया। इसके अनुच्छेद 9 के तथाकथित युद्ध न करने के वाक्यांश के अनुसार युद्ध का राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल वर्जित है। इसके बावजूद यहाँ पर इन्होंने कृषि सुधार, व्यापारिक संगठनों का पुनर्गठन और जापानी अर्थव्यवस्था में जायबात्सु यानी बड़ी चीज़ों, इन बड़ी सारी कंपनियों को पकड़ खत्म करने की कोशिश भी की गई, लेकिन फिर भी इनका विकास इन हार के बावजूद धीरे धीरे होने लगा और यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ठीक है, संविधान को औपचारिक स्तर पर गणतांत्रिक रूप इसी समय दिया गया। फिर भी जापान में जनवादी आंदोलन और राजनीतिक भागीदारी का आधार बढ़ाने में बौद्धिक सक्रियता की एक ऐतिहासिक परंपरा रही और इन्हीं ऐतिहासिक परंपराओं के बल पर जापान आज समृद्ध देश फिर से बन गया। ठीक है, 1964 में टोक्यो में ओलंपिक खेल जापानी अर्थव्यवस्था का एक प्रतीक बनकर सामने आया कि स्वयं जापान ने टोक्यो शहर में एक ओलंपिक खेल करवा डाला। इसी तरह से आप देखेंगे कि इन्होंने बुलेट ट्रेन का जाल बिछाया 1964 ईस्वी में। सोचिए, बुलेट ट्रेन का जाल यहाँ 1964 ईस्वी में यहाँ पे चल चुका है और हमारे यहाँ 2020 तक बुलेट ट्रेन चला नहीं है। हम कितने पीछे हैं, इस बात का जरा आप लोग अंदाज़ा लगाइए। और क्यों पीछे हैं, इसको जरा सर्च कीजिए आप लोग। 60 के दशक में नागरिक समाज आंदोलन का विकास हुआ। ठीक है, और बढ़ते औद्योगिकीकरण की वजह से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का विरोध किया गया। तो अरगजी का जहर, जिसके चलते बड़ी कष्टप्रद बीमारी होती थी, कैडमियम, जापान कैडमियम से जूझ रहा था, एक आरंभिक सूचक था। 60 के दशक में मीनामाता के में जो है कैडमियम की जहर फैलने से और उत्तरार्ध में हवा के प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियां पनपी। धीरे धीरे इनका इलाज किया गया और 1990 तक आते आते जापान में विश्व के कुछ कठोरतम पर्यावरण नियंत्रण अमल में लाए गए। इस तरह जापान फिर से अपनी राजनीतिक और प्रौद्योगिकी क्षमताओं का पुनर्गठन किया।